हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज से मैं यूपी में जो लेक्चर ले रहा था उसका तो एक पार्ट चल ही रहा है। ये नई सीरीज है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, पर्यावरण सतत विकास की। आप लोग की फाइनली विन हुई, मैं आप हिंदी में ही स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप लोग समझिए कि इसकी हिंदी के साथ आप पढ़िए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश की, इसको ज़रूर आप रिमेंबर करिएगा, क्योंकि उस वर्ड से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहीं कहीं हिंदी में उसको आपको डिलेमा देता है, जो आपको डाउटफुल स्टेट में आपको डाल देता है। तो इसलिए आप उसको क्लियर करिएगा कि टर्म जरूर, जैसे पर्यावरण तो इन्वायरमेंट, सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इस वर्ड को आप धीरे धीरे रिमेंबर करते चले जाइएगा। तो मैं इस सीरीज को अब से इंग्लिश में इसको कंप्लीट कराऊंगा ना। देखिए, पर्यावरण क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के समूह को, जो हमारे एक क्विक रिवीजन करा देता है, जो हमारे सामूहिक रूप से, जो हमको सामूहिक रूप से ये क्या करते हैं, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है, जो मतलब पाए जाते हैं। पर्यावरण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। उसके बाद ये किस में करता है, इस चार्ट को मैं आप लोग को बता ही दिया था। इसमें अब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आप लोग को क्या बताते हैं? भौतिक, अजैविक, उसके जैविक में पादप, जंतु, सूक्ष्म और सांस्कृतिक, ये तीन टर्मिनोलॉजी हो गई। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक, ये आपकी तीन टर्मिनोलॉजी हो गई। फिर इधर आइएगा आप लोग, ये आपका पर्यावरण के जो घटक हैं, जैसे कारक, कारक में आप देखिए संसाधन, उसकी जो रिसोर्सेस हैं। फिर इसमें जीवाणु, वृक्ष का पर्यावरण, फिर भिन्नताएं, कारण आपका। फिर भौतिक में कौन कौन से फैक्टर आते हैं जो एबायोटिक होते हैं? जल, वायु, जल स्तर। फिर जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये आपके हो गए हैं। फिर आपका ये क्वेश्चनिंग देख लीजिए, पर्यावरण से क्या आप अभिप्राय समझते हैं? तो क्वेश्चन में क्या करा, अब देखिए, भूमि, जल, वायु, पौधे, प्राकृतिक दुनिया जो चारों तरफ अवस्थित है, सही है। फिर उन संपूर्ण दशाओं को प्रयोग जो समस्त बिंदु एवं घेरते हैं, सही है। भौतिक, सांस्कृतिक एवं इनके कार्यावरणों से संबंधित करते हैं। इसका मतलब जी जितने रीजन हैं इसको सब देता है। मैं क्वेश्चन ये आप लोग को करा दिया था। पर्यावरण किससे बनता है? जिसमें बायोटिक, जैविक, अजैविक घटक और भू आकृति होती है। ये हो गया क्वेश्चनिंग। फिर आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, सामान्यतः निम्न वर्गीकृत किया जाता है, तो इसमें से कौन सा अंश नहीं है? भौतिक वाला पार्ट है, जैविक वाला पार्ट है, सांस्कृतिक पार्ट है, लेकिन परिचालन पार्ट आपका नहीं है, तो यही आपका बाहर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है। फिर धारणीय विकास, सतत विकास में आप लोग को बता दिया था क्या आता है, जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करे और फ्यूचर के केयर करते हुए। फिर वर्ल्ड कमीशन आवर कॉमन फ्यूचर, ये रिपोर्ट थी। फिर ये सूचनाओं वाला पार्ट आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन करा दिया था, सतत विकास मानव समाज के लिए कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। हाँ, सतत विकास ठीक है। ये इसका कारण क्या है? इस अभिप्राय से ऐसे विकास हैं जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावी किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करिए। मतलब अपकमिंग जनरेशन के लिए और प्रेजेंट का केयर करते हुए। यस, पार्ट दोनों का सही है। एक क्वेश्चन को मैं करा दिया था। फिर इसके बाद कौन कौन से इसके पार्ट बने थे, कब कब कौन बना पार्ट बना था, इस पार्ट को देख लीजिएगा। रियो समिट 19, ब्रटलैंड रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, तो आप इसको, आपको हिंदी में लिखा है लेकिन इसके मतलब को आपको इंग्लिश में ही समझना चाहिए। इसके बाद इसका आप इस ईयर देख लीजिएगा, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972, ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987, मॉन्ट्रियल 1989 और रियो शिखर सम्मेलन 1992। फिर सतत विकास क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके सभी के देख लीजिए। फिर आपका जो मैं कार्बन चक्र और जल चक्र बता दिया था, वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल आपको बता दिया। कार्बन किस लिए? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने। ये वाटर साइकिल पूरा वो देखिए, पृथ्वी पे कार्बन चक्र कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से
जीवधारियों द्वारा शोषण किया जाता है। ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से जीवाश्म ईंधनों में दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। अब ये देख लीजिए, ये चार्ट में बता दिया था किस तरह से आपका ये साइकिल का घूमती है। कार्बन किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर कैसे ट्रांसफर होता है, जल विलयन फिर कैसे अवशोषित करता है संस्था, ये आपको चार्ट में बता दिया था। फिर ये आपका कैसे वाटर साइकिल जाता है, भूजल वाटर कंडेंसेशन बनता है, कंडेंसेशन से फिर बनता है, कंडेंसेशन के बाद फिर रिटर्निंग आता है, ये आपका। फिर ये क्वेश्चनिंग करा दिया था, कार्बन कैसे ऐड होता है, कार्बन कहाँ से आता है क्वेश्चन में। कार्बन के बता दिया था। उसके बाद ये कौन कौन से, ये 3-4 इसके क्वेश्चन। फिर वायुमंडल इन्वायरमेंट बता दिया था, इन्वायरमेंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट परसेंटेज होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन, यहाँ से याद कर लीजिएगा, आर्गन हीलियम क्रिप्टन हाइड्रोजन जेनॉन, ये कैसे इसकी साइकिल चलती है, इस क्वेश्चन को हो गया था। गैसों को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। फिर वायु क्या है, एक यौगिक है, इसका क्वेश्चन आ जाइए। अब आप लोग को मैं क्या कर रहा हूँ, पर्यावरण सुरक्षा, आज से ये आपका टॉपिक है पर्यावरण सुरक्षा। अब देखिए पर्यावरण सुरक्षा में क्या करते हैं, क्या इन्वायरमेंट की सुरक्षा जरूरी है, यस नो। तो आप अपने मन से क्वेश्चनिंग करिए, तो क्या इसमें पता चलता है, तो आप पाएंगे कि यस। तो उसी के बारे में क्या कैसे किस तरह से आप सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर जनरेशन इसका आप केयर कर सकते हैं, इसके बारे में को देखिए बता रहे हैं। देखिए जहाँ एक और प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक संकट है, अच्छा पर जो पॉल्यूशन है एक सुरक्षा है। दूसरी धारणा विकास पर्यावरण क्षरण में काम करने में सहायक करती है। धारणीय विकास पर्यावरण सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जो आपका सतत विकास है, धारणीय विकास है, पर्यावरण के लिए सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है। यस, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों बात किया गया, क्योंकि ये पर्यावरण को केयर करते हुए। धारणीय विकास में कागज के थैलों का प्रयोग, अच्छा मैं कागज के थैलों का क्यों प्रयोग करूंगा, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से सड़ गल जाएगी, जो इन्वायरमेंट को कम इफेक्ट करेगी। तो ये क्या है, आपकी सुरक्षा के लिए सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन की पर्यावरण सुरक्षा के लिए नकारात्मक पहलू से भी संबंधित है। आप एसी का यूज करते हैं तो आपको उसमें नुकसान करता है, मतलब इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर भी नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भाई आदमी कब अपनी पर्यावरण पर केयर करता है, जब वो आपके जो उसकी बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट हो, तब वो जाकर के आपको वो केयर करता है। गरीबी पर्यावरण का अप्रत्यक्ष संबंध है। ये देखिए गरीबी से पर्यावरण का, इसमें क्या है, गरीबी से पर्यावरण का आपका असंबंध है, मतलब एक रिलेशन है। पर्यावरण में पर्यावरण को अपकर्ष करते हैं, जबकि अपक्षय चट्टानों को टूटने फूटने के, जिसके अंदर चट्टानें विकसित हो जाती है। आपको इरोजन में बता ही दिया था, इरोजन से क्या होता है, चट्टानें टूटती फूटती हैं, इरोजित करती हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करती हैं। अब देखिए आप पर्यावरण अपकर्षण से क्या आप समझते हैं, पर्यावरण किस से आप क्या समझते हैं। पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, जो उसका जो सिक्योरिटी है पर्यावरण का जो है वो डाउन हो रहा है। यस, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, यस ये भी है, मानव के पर्यावरण मानव का उस पर इफेक्ट डालता है। पारिस्थितिकी में भिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। यस, आप लोग को एक मैं और रीजन बता देता हूँ, जो ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है ये एक सतत प्रक्रिया से है, मतलब सतत प्रक्रिया मतलब एक चेंजिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हम रोक सकते हैं, थोड़ा लिमिट को कम कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड के बाद फिर से आपका ये डेवलपमेंट होगा, फिर बनेगा, फिर बिगड़ेगा, तो ये अपने आप प्रोसेस है। जैसे आप देखते हैं यूपी का, उत्तराखंड का, आपकी जो लैंड स्लाइडिंग होती है, तो वहाँ पे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्क है, लेकिन ये सतत प्रक्रिया है। जब थोड़ा सा डाउन होगा ग्रेविटी के कारण, तो वहाँ से भी अपने आप फॉल होता रहेगा। अपक्षय से आप क्या समझते हैं, आप इरोजन से क्या समझते हैं। ये पृथक हुई पदार्थों का संग्रह, ना मौसम में दैनिक परिवर्तन, ना एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों को विभक्त करती है। यस, आपका देख लीजिए इसका सी आंसर, ये आपका कौन सा आंसर, ये आपका सी आंसर हो गया। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, किसमें कौन सी सिक्योरिटी है वो किससे रिलेटेड नहीं है। देखिए
धारणीय विकास है ये करता है, वातानुकूलन ये भी करता है, कागज के थैलों का प्रयोग, तो इसका कागजी थैलों का प्रयोग ये इन्वायरमेंट के से आपको फ्रेंडली प्रोवाइड करता है। अब आपके ये हो गया, ये जो थी जो आपका सतत सस्टेनेबल धारणीय विकास का गोल जो होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है ये इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग को इसी से आपके सब वर्क में काम करेगा। देखिए धारणीय विकास क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी को देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपको मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखिए, इसकी जो टारगेट दिया गया है ये एक वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं पर ध्यान रखता है। यस, इसकी तत्वधान में धारणीय विकास के प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हों 2030 तक प्राप्त किए। मतलब इसको 2030 तक टारगेट किया गया है कि 2030 तक इसको अचीव करना चाहिए। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसमें क्या 2012 में रियो 20 मतलब 92 में हुआ, फिर उसके बाद इसमें 20 साल जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2000 मतलब 1992 में हुआ और 20 साल जोड़ दोगे तो 2012 में क्या क्या टारगेट बनाए गए ना। इस टारगेट को हमेशा एग्जाम में एक नंबरिंग वाइज से पूछता है, तो एक आप एक टारगेट बना लीजिए। 17वीं धारणीय विकास SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके टारगेट इसकी नंबरिंग आप एकदम लर्न करिए। देखिए पहला आपका गरीबी की समाप्ति, दूसरा भूखमरी से मुक्ति, तीसरा लोगों स्वस्थ एवं आरोग्यता, फिर चौथा शिक्षा, फिर लैंगिक समानता, पांचवा, छठवां आपका स्वच्छ जल, सातवां किफ़ायती ऊर्जा, आठवां उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि, नौवां उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचे, 10वां असमताओं में कमी, 11वां धारणीय विकास एवं सामुदायिक विकास, 12वां जिम्मेदारी के साथ उपयोग एवं उत्पादन, 13 जलवायु कार्रवाई, 14 जलवायु जीवों के लिए सुरक्षा जल में जीवन, 15 स्थलीय जीवों की सुरक्षा और 16 शांति न्याय एवं सशक्त संस्थाएं, 17 लक्ष्यों पर भागीदारी। तो ये आपका टारगेट है। इसको देखिए इतने तुरंत भाग नहीं जाए। पहला गरीबी से, एक इसका ट्रिक है आप लोग को हमेशा रटेंगे PPHHEGWEGIICCCLLP, तो आप इसको लर्न करिए। गरीबी से मुक्ति, गरीबी से समाप्ति SDG 1, फिर भूखमरी 2, फिर 3 स्वास्थ्य, 4 गुणवत्ता शिक्षा, 5 लैंगिक समानता, 6 स्वास्थ्य एवं जल, 7 स्वच्छ ऊर्जा, 8 कार्य वृद्धि, 9 उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा, 10 असमानताओं में कमी, 11 धारणीय शहरी एवं सामुदायिक विकास, 12 जिम्मेदारी साथ उपयोग और उत्पादन, 13 जलवायु कार्रवाई, 14 जलीय जीवों पर सुरक्षा जल में विभाजन, 15 स्थलीय जीवों के साथ सुरक्षा, 16 शांति न्याय एवं सशक्त संस्थाएं, 17 लक्ष्यों में भागीदारी। नोट SDG 3 के सभी आयु वर्गों के लिए स्वास्थ्य आरोग्य एवं जीवन को बढ़ाने देना, तो इसका एक टारगेट है। ये सब चीज़ें हैं, इसको कब कब आप अचीव कर सकते हैं, इसमें किस किस इंडेक्स बनता है, अलग अलग में किस इंडेक्स में आप कौन सा स्टेट नंबर है, फिर एक इसका इंडेक्स बनता है आप पूरे देश के साथ कैसे चलते हैं। फिर इसमें देखिए एक चीज़ और आता है, इसमें 169 टारगेट डिसाइड किए गए, इस टारगेट से आप कर सकते हैं। तो ये 17 जो आपके SDG हैं इसको आप अच्छे से लर्न करिए। देखिए अब देखिए उल्लेखनीय संयुक्त राष्ट्र 17
सतत विकास सस्टेनेबल एसडीजी गोल से निर्धारित किया गया 2030 तक। इसका 2000 टारगेट है 2030 तक आपको प्राप्त करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में विभिन्न देशों के प्रयासों में प्रगति एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया। 2030 तक इंडेक्स का निर्माण किया गया। अब देखिए कौन कौन से टॉप हैं। भारत को वर्ष 2022 में 121वां स्थान मिला है। तो इसका एक इंडेक्स बनता है 0 से लेकर के 100 तक नंबर में डिसाइड होता है किस नंबर में कौन कौन सा पड़ता है। अब देखिए कौन कौन से ये कंट्री हैं जो इतने इन सबको अचीव किए हैं। फिनलैंड 2022 में नंबर 1, डेनमार्क 2, स्वीडन 3 और नॉर्वे 4 और ऑस्ट्रिया 5। अब इधर आइए, जर्मनी 6, फ्रांस 7, स्विट्जरलैंड 8, आयरलैंड 9 और एस्टोनिया 10, 111, लाओ और उसके बाद हैंडरूस, फिर गैबन, नामीबिया, वेनेजुला, गैबन, नामीबिया, वेनेजुला, भारत 121। अब देखिए एसडीजी इंडेक्स 2022। देखिए धारणीय विकास के कई मामलों को धारणीय कृषि के पहलू हैं। 2023 में यूएनओ द्वारा मिलेट्स अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया गया है। इसकी इंडेक्स को क्या है, जो एसडीजी का अर्थ है पर्यावरण की अछूट रखते हुए भूमि की इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। तो यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। यूज द रिसोर्सेज इन द टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर, इन द टेकिंग केयर ऑफ द फॉर द, मतलब ऐसे लैंड को यूज करो जो अपने अपकमिंग फ्यूचर के लिए भी केयरफुल रहे, उसकी उपयोगिता, उसकी जो फर्टिलिटी रहे उसकी बनी रहे, उसकी उर्वरकता रहे। अत्यधिक वृद्धि के कारण खाद्यान्न समेत कीटनाशक जहरीलों भरपूर प्रयोग के कारण पैदावार बढ़ते हैं। देखिए जब हम उसके प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो उसमें आपको हानिकारक बढ़ता है। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, उससे क्रांति आई, एग्रीकल्चर में हम अच्छा किए, लेकिन उसके नुकसान क्या हुआ, डीडीटी की मात्रा बढ़ गई जिसके लिए कैंसर के पेशेंट बढ़ जाते हैं। हरियाणा पंजाब में कभी कभी आप लोग सुनते हैं ट्रेन से जाते हैं आपके कृषक, इनकी गुणवत्ता पहुँचती है, इससे मानव के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे निपटने के लिए विश्व ने बायो फर्टिलाइजर बनाया। देखिए आपको बायो फर्टिलाइजर केयर किया गया है। फिर नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या उल्लेखनीय क्लब एवं रोमेनियो वैज्ञानिक, अर्थविदों, सिविल सेवकों एवं व्यवसायों के साथ जो मानवता में उपस्थित होने वाले वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देते हैं। ये क्लाइमेट चेंज पर जो होने वाले सुझाव हैं उसके बारे में ये सब बताते रहते हैं। अब देखिए ये क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1972 में वैश्विक विचार मंडल में थिंक टैंक है ना, 1972 की बातें नहीं, ये तो वहाँ पे तब आपका स्टार्ट किया गया था। तो एसडीजी की वहाँ की बात ही नहीं, ये इसका धन 2030 है। यस, आंसर 2 सही है, यस में आया। देखिए कितना क्यों है इसकी। देखिए विकास एसडीजी की बात कब हुई, जब 92 में आपका रियो समिट हुआ, मतलब 1992 में। 1992 के बाद जब 20 साल जोड़ेंगे तो 2012 से ही एसडीजी की टारगेट आया और 2030 तक इसके लक्ष्य टारगेट है। तो ये 1972 की क्या बात करें, पहले ही गलत है। सतत विकास 2017 के सूचकांक में कौन सा स्थान है, तो ये पूरा ओल्ड क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को अभी लेटेस्ट है, जबकि भारत का 116वां स्थान रहा है। 2022 की सूची में 121 स्थान पे रहा है। इसका टारगेट है 60.3, 60 से लेकर के 30 के बीच। इसमें आप लोग को कैटेगरी बताऊंगा, जब स्टेट वाइज मैं डिसाइड करूंगा तो उसमें एस्पायरिंग स्टेट, उसमें कौन कौन से किस स्टेट में कौन कौन से आते हैं, जब उसमें आप लोग को बताऊंगा। 2000 धारणीय विकास एसडीजी 19 में कौन सीट्स में नहीं रहा है, कौन सीट्स में नहीं रहा, आपका गुजरात सीट्स में नहीं रहा, बाकी ये हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सीट्स में रहे हैं। देखिए इसके टारगेट, जब एसडीजी इंडेक्स 2022 हुए तो सबसे ज़्यादा केरल किसका, केरल 75, तमिलनाडु 74, आंध्र प्रदेश आपका, गोवा, कर्नाटक 72, सिक्किम 70। तो एक इसका मैं कैटेगरी बता दूँ, इसको मैं चाहता हूँ आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। इसमें कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट बने हैं।
देखिए मैं आप लोग को इसमें क्या बताने जा रहा हूँ, जो एसडीजी की टारगेट है स्टेट वाइज में ये आपका डिसाइड होता है कौन कौन से किस में आते हैं, एस्पायरिंग में कौन कौन से आते हैं, जिनका उनका एक नंबर से डिसाइड होता है। देखिए अगर आप अचीवर में हैं तो 100 हो गया, अचीवर में तो कोई नहीं है। फिर फ्रंट रनर में अगर आपका स्कोर 65 से लेकर 99 तक है तो आपका फ्रंट रनर हो गया। फिर परफॉर्मर हो गया, 50 से लेकर 64 तक है तो परफॉर्मर हो गया। एस्पिरेंट में आपका 0 से है। तो यूपी की जितनी स्टेट हैं कोई भी 50 से नहीं है, सब 50 से ऊपर है, लेकिन कोई अचीवर में नहीं है। तो केरला जो है आपका नंबर 1 पे है, जिसका स्कोर 75 है 22 में। हिमाचल प्रदेश, गोवा, फ्रंट रनर। तो कौन कौन से 3 कैटेगरी है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। 2021 में आंसर कौन रहा, केरल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर क्या अर्थ क्या है, आत्मनिर्भरता नहीं, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के कृषि अंतर्गत करना, भूमि को इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब उसके इफेक्ट को न इफेक्ट करे। यही आपका सी आंसर हो गया। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों के लिए बचत क्या है, आपका यह है, यही तो आपका है सतत विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणी विकास और मानव विकास। तो यही तो आपका इसका क्या आंसर आ जाएगा। सी, संपोषणी विकास नहीं बताता, यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सी आंसर। फिर आपको एसडीजी क्या इसमें देखिए, एसडीजी के लिए सही पानी, वाटर किस में है, एसडीजी 6। आपको एक नंबरिंग वाइज जितने एसडीजी है उसको रिमेंबर करना पड़ेगा। एसडीजी के जितने टारगेट है उसको आप कर लीजिएगा क्वेश्चनिंग में। जो 17 क्वेश्चन है हमेशा जब आप मेंस लिखते हैं तो इसी 17 क्वेश्चन से आपके सब टारगेट बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा देता हूँ। सतत विकास कौन भारत में पास करता है, नीति आयोग। या नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2030 में। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप देखिए। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, यस। फिर क्या करें, सतत विकास के अभिप्राय से ऐसे विकास जो भावी पीढ़ियों को जरूरत को पूरा करने के लिए योग्यता को बिना वर्तमान में करता है, यस। वही तो कॉन्सेप्ट है जो मैं था कि मानव कल्याण के लिए ये कहता है उपयोगी है। फिर ये क्या करता है कि फ्यूचर का केयर करता है। तो बस देखिए आप अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। भारतीय कृषि पर्यावरण अनुकूलन दीर्घ विकास के लिए निम्न में कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। कृषि में भूमि विस्तार करना, सुपर फास्फेट, अधिक पैदावार वाली किस्मों का प्रयोग करना, मिश्र कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कीट प्रतिरोधक किस्में, उन्नत किस्में। तो आपका पर्यावरण अनुकूलन के लिए क्या आता है, देखिए HYVV जो है ग्रीन रिवोल्यूशन में, तो उसमें क्या था, मिश्र चयन किया जाए। HYV जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनके क्रॉपिंग ज़्यादा करो, उनकी जो लेंथ हो वो भी कम करना। तो उसमें आपका ये क्या हो जाएगा, मिश्र में संयम, कार्बनिक, नाइट्रोजन यौगिक का कीटनाशकों का किस्में करना। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।